नमस्कार, स्टडी आई क्यू आईएएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और आज हम सुभाष कश्यप जी के जो किताब है हमारा संविधान, इसमें जो अध्याय नंबर 15 है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसा कि मालूम है, इस पे पूर्व में भी 2 अध्यायों या 2 चैप्टर्स इसके ऊपर ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, जिसमें इसके तमाम सारे मुद्दों पर हमने जो है बात किया था और उसी के माध्यम से बनने वाले जो एमसीक्यूज थे उन पर हमने विस्तार में चर्चा की हुई है। आज इस सेशन का अंतिम भाग है, मतलब इस अध्याय का अंतिम भाग है। इसके बाद हम दूसरा अध्याय लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस अध्याय से आपने काफी कुछ चीजें सीखी होंगी। सबसे पहले पहला प्रश्न है, पूछा गया है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस में है। क्योंकि अध्याय का नाम ही है केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे यहाँ संघीय प्रणाली जो है वो इस आधार पर काम करती है कि राज्यों को शक्ति दी जाए, राज्यों को शक्तियां दी जाएं, लेकिन ये शक्तियां कैसी हों, किसी भी प्रकार से संघ की शक्तियों का अतिक्रमण ना कर रही। तो स्वभावतः ये नेचुरली हो जाता है कि राज्य की शक्तियों का विवरण हमें देना पड़ेगा, और जब इनका विवरण देंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये भी तय करना पड़ेगा कि आप किस मामले पर कानून बना सकते हैं, साथ ही साथ किस मामले पर कानून नहीं बना सकते हैं। और जैसे ही ये प्रावधान तय होता है तैसे ही कम से कम 2 लिस्ट अपने आप ही व्याख्या में आ जाती हैं। एक आ जाती है संघ सूची और दूसरी आ जाती है राज्य सूची। दूसरी क्या आ जाती है? राज्य सूची। ये 2 अपने आप ही आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी तीसरा प्रावधान ये है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे दोनों लोग मिल बैठ करके निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसे विषयों को हम बोलेंगे समवर्ती सूची, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। ठीक है, समवर्ती सूची। तो अब आपको बताना यही है कि ये जो 3 लिस्ट हैं, ये इन लिस्ट की जो जानकारी है वो एक अनुसूची में रखी गई है। अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? कमेंट करके जरा बताइए एक बार, कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विधायी शक्तियों का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण जो है संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में शामिल है? 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में या 9वीं में? तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची। किसमें शामिल है ये? 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी, 7वीं लिखा है तो बी में ही हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक ऐसी राज्य व्यवस्था की गई है जो संघीय है, संघीय है। तो जो संघीय राज्य व्यवस्था है उसमें क्या सम्मिलित है, ये पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है, तो आंसर आ रहा है यहां पर संघ और राज्यों के बीच संबंध है, या राज्यों के मध्य संबंध है, या समन्वय के लिए तंत्र, या विवादों को सुलझाए जाने के लिए तंत्र। तंत्र मतलब एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोसीजर या प्रक्रिया, उसको तंत्र बोला जाता है। तो देखिए, संघीय राज्य व्यवस्था में केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य जो हैं इनके बीच संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। और जब इन संबंधों को स्पष्ट किया जाता है तो इन संबंधों में वही विधायी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, मतलब ये इस तरीके की चीजें जो है, प्रशासनिक जो बंटवारे हैं वो किस प्रकार से होंगे, इत्यादि जो है वो केंद्र संबंध में जुड़ जाता है। इसी प्रकार से राज्यों के मध्य संबंध, एक राज्य, क्योंकि जब राज्य हैं तो एक से अधिक राज्य हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य भी संबंध स्थापित किए जाते हैं, और यह निर्धारित किया जाता है संघीय व्यवस्था में कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का रिलेशंस रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी क्या होता है कि जैसे केंद्र सरकार है, ये तो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पर, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है इसका। राज्य क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है, पूरे राज्य क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार इसका है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन यहां स्पष्ट बात यह भी समझनी है कि भारत के राज्य क्षेत्र पर कानून बनाने का जो ये अधिकार है, मतलब उसमें तो राज्य भी अंतर्गत अंतर्गत आ गए, तो क्या राज्यों को भी ऐसे अधिकार हैं? तो पता चलता है कि हाँ भाई, राज्यों को भी। जब ये अधिकार हो जाते हैं तो क्लियर हो जाता है कि राज्य जब कानून बनाएगा
हमने ये कह दिया भारत जब कानून बनाएगा तो उसके राज्य क्षेत्र के अंदर बनाएगा, यानी कि वो किसी भी राज्य के ऊपर बना सकता है क्योंकि राज्य तो भारत के अंदर है। लेकिन जब राज्य कानून बनाएगा तो राज्य के क्षेत्र पर, उस राज्य का जो राज्य क्षेत्र है उसके ऊपर ही लागू होगा। तो एक राज्य के राज्य क्षेत्र में दूसरा राज्य तो शामिल होता नहीं है, प्रत्येक राज्य अलग अलग है, पृथक पृथक है, कोई एक राज्य दूसरे राज्य में तो शामिल है नहीं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जिसमें एक राज्य का कानून दूसरे राज्य के कानून दूसरे राज्य में भी लागू हो सके, बशर्ते कि उसका विषय कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। विशेष बात है ये। इस विशेष बात के ऊपर भी हमने पिछली क्लासेस में चर्चा करी थी। तो अब ये विशेष बात है तो संबंध ही स्थापित हो गया ना इस राज्य और इस राज्य के बीच में। किस स्थिति में ऐसा हो रहा है, इसकी व्याख्या भी संघीय ढांचे में होती है। समन्वय के लिए तंत्र, इसी को समन्वय बोलते हैं। समन्वय का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन, आपस में एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ। किसके किसके साथ? केंद्र का राज्य के साथ, राज्य का राज्य के साथ। इस प्रकार के कोऑर्डिनेशंस होते हैं। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, फिर वो चाहे केंद्र राज्य के बीच विवाद हो या फिर राज्य राज्य के बीच विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, इन सबको निपटाने के लिए भी एक तंत्र बनाया जाता है। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही है। किस संदर्भ में? जब हम एक संघीय ढांचे की बात कर रहे हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4 सारे इसमें जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अनुच्छेद 249 के तहत, 249 के तहत उसका जो खंड 1 है उसके अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति में नहीं रहेगा? मतलब यह कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 249 जो है, अनुच्छेद 249 क्लॉज 1 जो है, इसके अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति पे नहीं रहेगा? तो 1 माह है या 3 माह है या 6 माह है या 1 वर्ष है? तो ये जो अनुच्छेद है ये इस बात का निर्धारण करता है कि राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार। और इसमें यह लिखा गया है कि मतलब राज्य सूची का अगर विषय है तो उस पर तो कानून राज्य बनाएगा, लेकिन किसी राज्य सूची के विषय पे संसद जो कि केंद्रीय विधानमंडल है, संसद जो कि केंद्रीय विधानमंडल है, तो आपको बताना है कि इस केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा राज्य विधानमंडल के अधीन विषय पर कानून कैसे बनेगा। तो इसके लिए बताया गया है कि इसमें यदि अगर जैसे मान लेते हैं कोई विषय जो है वो लोकहित का है, राष्ट्रहित का है, ठीक है, कोई मसला जो है वो राष्ट्रहित का है, तो ऐसे विषय पे केंद्र कानून बना सकता है, बशर्ते कि सदन में उपस्थित एवं वोट देने वाले 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव विधानमंडल में पारित किया गया हो। ठीक है, तो तब जाकर के जो है इसके लिए संसद कानून बना सकता है। और ऐसा संकल्प यदि पारित रहेगा तो इस संकल्प से पारित जो विधि बनेगी उसके लिए कहा गया, उसकी जो अवधि होगी वो 1 वर्ष तक के लिए मान्य होगी। और अगर 1 वर्ष के लिए और बढ़ाना है तो फिर से इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करके उसे फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन तब जो है संकल्प पारित होने के पश्चात वो 6 महीने तक ही रह जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके कई बार बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर आपको बताना है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव लिखित किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्ति में नहीं रहेगा, तो ये प्रवृत्ति में नहीं रहेगा 1 वर्ष के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बिना विधि के,
यानी जो कर है, ये ध्यान रखना है, कर एक ऐसा विषय है, कर एक ऐसा विषय है जिसे लागू होने के लिए, जिसे लागू करने के लिए विधानमंडल से पारित, किसी विधानमंडल से, किसी विधानमंडल से पारित, किसी विधानमंडल से पारित होना चाहिए, होना चाहिए। मसलन ये किसी कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका द्वारा या सरकार द्वारा, कार्यपालिका अथवा सरकार द्वारा आरोपित नहीं किए जा सकते, आरोपित नहीं हो सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आरोपित नहीं हो सकते। ये कार्यपालिका और सरकार द्वारा नहीं, इनको लागू करने के लिए आपको इसके लिए कानून बनाना होगा, और कानून तो आपको मालूम है विधानमंडल में बन सकते हैं, राज्यों के विधानमंडल में या केंद्रीय विधानमंडल संसद में। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया। अच्छा, अगर हम कर की जगह ये लिख देते, शुल्क लिख देते, तो फिर लागू हो जाता, तब फिर राज्य विधानमंडल से उसके लिए विधि बनी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो शुल्क का केस अलग है, ये है फी और ये है टैक्स, टैक्स अलग है, फी अलग। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो आपको सबको मालूम है कि अनुच्छेद 265 में, किस अनुच्छेद में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ये तो पिछली कक्षा में ही पूछा गया, पिछले सेशन में ही पूछा गया प्रश्न था, रिपीट हुआ है यहां पर। आपको मालूम है कि ये 245, 246, ये अनुच्छेद 57 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 245 और 246 में, तो इसमें ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना है आपको। इसका मालूम है आंसर क्या है इसका, डी है। चलिए अब मैचिंग वाला प्रश्न यहां पर आ गया है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई वन जो है, वन ये समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है। शेयर बाजार समवर्ती, कौन सा सुमेलित नहीं है, डाकघर बचत संघीय सूची का विषय। जन स्वास्थ्य जो है ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, राज्य सूची का विषय नहीं है। किस सूची का विषय ये आप बताइए, करेक्ट आंसर डी हो गया इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये किस सूची का विषय। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मुलाकात करेंगे अगले अध्याय में, अगले बार, अगले सेशन में। इस सेशन का आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, पूरे के पूरे जो पिछले 2 सेशन हुए थे कंबाइंड रूप में उसको भी देखिएगा। मुलाकात करते हैं फिर नए सत्र में नए सेशन के साथ। नमस्कार।